टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को ना हम नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक बेस्ड टेक्नोलॉजीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बायोटेक हमारा कंप्लीट नॉलेज बेस्ड है, उसमें कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है हमारी। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, आईटी है, आईपीआर है, वो सारा हमारा नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज है। जबकि हम अगर बात करें स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज की, जिसमें गवर्नमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े बड़े कंसर्न्स हैं, उसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी को रख सकते हैं, उसमें हम डिफेंस को रख सकते हैं, उसमें हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रख सकते हैं। तो ये हमारे एक तो बेसिक लाइफ के लिए, बेसिक टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसको मैक्रो लेवल पे देखें तो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी, कंट्री के कंसर्न्स, वहां पे भी स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत काम में आता है। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हमें पहले सिर्फ स्पेस को समझना जरूरी है। ठीक है, स्पेस में हमारी सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट क्या होती है वो समझना जरूरी है। किन किन तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट का क्या काम होता है, सैटेलाइट किस ऑर्बिट में जाती है, हमें ऑर्बिट समझने जरूरी है। ठीक है, और क्या उनके पोटेंशियल बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, सिंपल हम अगर एक बेसिक चीज से स्टार्ट करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग अबाउट ट्रेवलिंग द स्पेस। ठीक है, स्पेस में हमारे पास कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सेलेस्टियल बॉडी मतलब वो बॉडी जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जैसे कि प्लैनेट्स हैं, कुछ कॉमेट्स हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं। ये सारा सोलर सिस्टम आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आगे पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम तो बेसिक सी चीज है। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 28 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। वो तो स्टेट से दिया हुआ 8 या 9? 9। ये तो 8th क्लास का बच्चा भी बता देगा। हाँ जी, ये कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में यार? हैं? बताओ बच्चों, कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे समझेंगे हम? 8। वेरी गुड, 8 प्लैनेट्स हैं। जैसे हमारे पास एक सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। ठीक है, अब मार्स के बाद ना यहां पे एक बेल्ट है, दिस इज एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड समझते हो? जो गैसेस और आइस से बने हुए छोटे छोटे पत्थर के गोले हैं जो अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, कॉमेट्स बोलते हैं जब वो अगर अर्थ के ऊपर आ जाए तो। अर्थ के ऊपर क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कुछ बोलते हैं हिंदी में। एस्ट्रॉयड इज लाइक मतलब एक पत्थर है जिसको आग लगी हुई है और वो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। ये कभी भी टकरा सकता है किसी भी प्लेनेट से, अर्थ के ऊपर भी गिर सकता है। अर्थ में गिरा भी है, महाराष्ट्र में एक बार इंडिया में गिरा था काफी मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। आज महाराष्ट्र में एक लेक है, लोनार लेक, उसका कलर पिंक कलर का है। वो इसीलिए नेचुरली पिंक कलर के क्योंकि उसके ऊपर एस्ट्रॉयड गिरा था। लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो जब भी कोई ऐसी बॉडी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अर्थ में उसका सिर्फ डेब्री गिरेगा, सिर्फ मतलब रिमेन्स गिरेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है जुपिटर, देन उसके बाद सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। ये इनर प्लैनेट्स का एक और नाम है, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? ये सारे पत्थरों से बने हुए हैं जो इनर प्लैनेट्स हैं। और ये जो सारे प्लैनेट्स हैं आउटर, इनको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स, क्योंकि ये सारे गैसेस और आइस से बने हुए हैं। जैसे जुपिटर के आसपास रिंग्स हैं, सैटर्न के आसपास रिंग्स हैं, वो सारी गैस और आइस की रिंग्स हैं। और लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है अर्थ के ऊपर? क्योंकि अर्थ में 74 to 75% ऑफ वाटर है, बाकी जो पार्ट है वो लैंड है 25-26%। तो इसलिए सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है जहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। जैसे अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है,
बाकी प्लैनेट्स के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर जो है वो सन के रेस से प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ये सारी लेयर्स, दीज आर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर किसी और प्लैनेट के पास नहीं है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी इज रेड प्लैनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। वीनस है द शाइनिंग स्टार, कभी कभी सुबह और शाम को दिखता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। और वीनस को हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं कि उसकी शेप साइज बिल्कुल अर्थ जैसी है, ठीक है। और मार्स जो है, अर्थ के बाद मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे हम कह सकते हैं कि हाँ लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज जस्ट एजम्पशन टिल नाउ, हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हमें वाटर मिला, वहां पे हमें सल्फर मिला, सिर्फ अभी ये दो चीजें मिली हैं, अभी हम और चीजें ढूंढ रहे हैं। मार्स के ऊपर इतने सारे मिशन जा रहे हैं, सारी कंट्रीज के मिशन जा रहे हैं। ऐसे ही इंडिया का भी मिशन मंगलयान गया था, MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में चला था, 14 में पहुंचा था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। अब दूसरा ये मार्स का मिशन जा रहा है मंगलयान 2 मार्स पे, तो ये जाके और एक्सप्लोरेशन करेगा, ठीक है। ये हमने बायोटेक में भी पढ़ा था कि जो रोवर्स होते हैं, जो उसमें बायोटेक में नहीं, सॉरी, मैंने आपको शुरू में थोड़ा रोबोटिक्स के बारे में बताया था, तो रोबोटिक्स जाके स्पेस में एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो रोबोट्स जाके वहां पे अपने बायोसेंसर्स के थ्रू सारी चीजें इनको ढूंढते हैं, ठीक है। तो मार्स जो है वो प्रोबेबल प्लैनेट हो सकता है जहां पे लाइफ है। इसके अलावा जुपिटर सैटर्न, जुपिटर सैटर्न पे भी बहुत सारे मिशन जा रहे हैं। जुपिटर पे नासा का मिशन है जूनो। इन सबके अगर हम साइज को कंपेयर करें तो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। 13 to 14 टाइम्स इंडिया से, इंडिया बोल रहा हूं, अर्थ से बड़ा है वो। और अभी तक जो फारदेस्ट पॉइंट है जहां तक कोई भी स्पेस मिशन गया है वो है ये सैटर्न तक, सैटर्न के सिर्फ ऑर्बिट तक, सैटर्न पे लैंड नहीं किया किसी ने। वो यूएस का मिशन था वॉयजर 2, पहले वॉयजर 1 फिर वॉयजर 2, जो कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट को क्रॉस कर पाया था, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में सारे एस्ट्रॉयड्स हैं जो कॉन्टिन्यूअसली घूम रहे हैं, और उस बेल्ट को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। फ्यूचर में इंडिया के भी कुछ मिशन हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन। एक एक्सपोसैट मिशन है इंडिया का, नासा का, जिसमें डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन है, कि वो स्पेस के हम पार्ट्स को एक्सप्लोर करें जो आज तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी कंट्रीज के भी है, बाकी कंट्रीज के साथ भी है। इवन सन के ऊपर भी मिशन है, सन को स्टडी करने के लिए इंडिया और इसका नासा का मिशन है। क्या नाम है मिशन का, इसी साल गया है? नहीं नहीं, वो तो एपर्चर रडार है, निसार तो नासा इसरो एपर्चर रडार, उस मिशन का नाम है आदित्य L1, इस साल ही गया अभी। पढ़ा है, सुना इसके बारे में? ये सन के ऊपर है मिशन इंडिया का, ठीक है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में बेसिकली इट इज द ट्रैवल एंड एक्टिविटीज बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर जाना, वो सब कुछ जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। दो पर्पस हो सकते हैं, एक है स्पेस फ्लाइट, स्पेस में घूम के आना है, दूसरा एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना। अब एक्सप्लोर आप स्पेस को कर सकते हो या किसी प्लैनेट को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए हमें सैटेलाइट चाहिए होती है। सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। कोई नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल? हाँ जी, नेचुरल सैटेलाइट यार, उल्का पिंड, यस, उल्का पिंड। अब नेचुरल सैटेलाइट नहीं है ये एस्ट्रॉइड्स को बोलते हैं उल्का पिंड। मून, मून क्या है हमारा? बचपन से सुनते आ रहे हैं, चांद, चंदर, चांदनी, चंदा मामा, ये सब कुछ क्या है? हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। देखो, सैटेलाइट इज अ रिवॉल्विंग बॉडी, एक घूमने वाली बॉडी होती है जो कि किसी दूसरी बॉडी के अगेंस्ट रिवॉल्व करती है। हर जितने भी बॉडीज हैं हमारे स्पेस में, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सबका अपना एक ऑर्बिट है, ठीक है। ऑर्बिट में सैटेलाइट्स जो है वो रिवॉल्व करती है। ऑर्बिट में मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। अब सैटेलाइट्स नेचुरल है तो मून है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो हम अर्थ से एक सैटेलाइट को भेजेंगे,
स्पेस में, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए सैटेलाइट्स के डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। जैसे सैटेलाइट एक सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट हो सकता है जो सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए गया है। अर्थ से मून का कितना डिस्टेंस है, अर्थ से मार्स का कितना डिस्टेंस है, कितने स्टार्स हैं, कितनी तरह की गैलेक्सीज हैं, पूरा यूनिवर्स क्या है। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी इज अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, उसका एक पार्ट है मिल्की वे का ये हमारा सोलर सिस्टम। वैसे डिफरेंट तरह की गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, तो सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट उन सारी चीजों को ढूंढती है। फिर एक बायो सैटेलाइट होती है जिसमें प्लांट्स एनिमल्स जो है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्पेस में जाते हैं। जैसे बायो सैटेलाइट, उसमें हमने प्लांट्स को स्पेस में भेजा कि हम देखेंगे कि स्पेस में प्लांट्स कैसे रिएक्ट करते हैं या एनिमल्स कैसे जी सकते हैं, वो बायो सैटेलाइट्स है। एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है जो कि मैपिंग करती है, हमारे मैप्स कैसे बने हुए हैं सारे, ये जीपीएस कैसे चलता है, गूगल मैप्स कैसे चलता है, ये सारी नेविगेशन सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट के थ्रू चलता है। नहीं तो फोन में आपको कैसे पता कि आप कहाँ पे हो और आप कहाँ जाना चाहते हो, और वहां जाने के लिए इतने किलोमीटर है और इतना टाइम लगेगा, इतने बजे पहुंचोगे। ये सब कुछ सैटेलाइट के थ्रू है, जीपीएस के थ्रू, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये जीपीएस सिस्टम जो है ये यूएस का सिस्टम है। ऐसे इंडिया का खुद का सिस्टम है नविक, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम, जिसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स है। वो हम पढ़ेंगे आगे, सारा नविक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होती है हमारे पास ये वेदर फोरकास्ट के सैटेलाइट्स। वेदर फोरकास्ट कैसे पता लगता है हमें, अभी कहाँ पे बादल आ रहे हैं, कहाँ पे साइक्लोन आ रहा है, कैसा मौसम है, हमें फ्यूचर का पता लग जाता है, पूरे अगले 1 महीने का वेदर फोरकास्ट पता लग जाएगा हमें। वो कैसे पता लगेगा? थ्रू सैटेलाइट्स, ठीक है। कुछ हमारे पास स्पाइंग सैटेलाइट्स होती है जो किसी और कंट्री के ऊपर स्पाई करती है, जैसे कि हमारी कोई सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर स्पाई कर रही है कि पाकिस्तान में अभी क्या एक्टिविटी चल रही है, इस टाइम एक पर्टिकुलर लोकेशन में क्या एक्टिविटीज चल रही है, वो सारी सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू। अब गूगल मैप पे आप देखो, आप गूगल मैप खोल के सैटेलाइट व्यू करो तो उसमें आपको दिखा देता है ना बिल्डिंग्स पूरी, या भी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, तो वो क्या इमेजेस लेता है सैटेलाइट। वो इमेजेस जो है वो कंटिन्यूअसली अपडेट होती रहती है। फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है, ये जो हम फोन पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ये जो बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं बैठ के, ये क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। बिना सैटेलाइट्स के इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती। टीवी, रेडियो, डिश टीवी पहले यूज करते थे, अब तो चलो टीवी चलता नहीं इतना, अब तो इंटरनेट आ गया। पहले डिश टीवी चलता था, केबल टीवी चलता था, उससे पहले लैंडलाइन फोन्स चलते थे। सबसे पहले दूरदर्शन आता था। दूरदर्शन तब आया जब इंडिया ने अपनी पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की, इनसैट 1A, तो तब दूरदर्शन चलना शुरू हुआ। कि दूर दूर, दूरदर्शन का मतलब क्या था? दूर के दर्शन कर सकते हो आप एक जगह पे बैठे। वो कैसे पॉसिबल हुआ? स्पेस टेक्नोलॉजी से। वो शुरू की चीजें थी, हम आज के टाइम की चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी सैटेलाइट्स होती हैं जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ऐसे ही ये जो प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे सारे प्लैनेट्स के पास अपनी अपनी कुछ कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। सबके पास नहीं है। मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ के पास सिर्फ एक है, मून, जो अर्थ के राउंड घूम रहा है, ठीक है। मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, डीमोस, फोबोस। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कुछ 100+ हो चुकी हैं, जो इसके राउंड घूम रही है। जो सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट है वो जुपिटर की है, जेनीमीड। पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट है जो कि जुपिटर की है। और उस नेचुरल सैटेलाइट के ऊपर नासा का मिशन है, ड्रैगन फ्लाई। कि मतलब जुपिटर की जो सैटेलाइट है उसके ऊपर। सैटर्न की एक सैटेलाइट है टाइटन, इसके ऊपर मिशन है नासा का। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम के बारे में ये सारी चीजें पता होंगी तो ही हमें स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा, स्पेस साइंस के बारे में पता लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम हर डे स्पेस टेक्नोलॉजी को गेन यूज कर रहे हैं, हर अलग अलग टेक्निक्स में हम इन सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्पेस क्राफ्ट हैं, चाहे वो सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो डीप स्पेस मिशन हैं, चाहे नेविगेशन है। सबसे ज्यादा तो हम नेविगेशन यूज करते हैं ना। यहाँ से निकले कैब कराए, कैब देख रहे हैं कैब कहाँ पहुंची है, कैसे? सैटेलाइट के थ्रू।
इंटरनेट कैसे है? सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, कार्टोग्राफी एक टेक्निक होती है, कार्टोग्राफी इज मैपिंग, मैप्स बनते हैं, वो मैप्स जो बने हुए हैं हमारे आज प्रेजेंटली कि इंडिया ऐसे दिखता है, तो वो कैसे पता लगा हमें? कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के थ्रू। ठीक है, किसी का भी हमने रूट निकालना है, हर एक नया कोई अगर प्रोजेक्ट बनता है तो पहले उसकी सर्वेइंग होती है, एरियल सर्वेइंग। एरियल सर्वेइंग मतलब हवा से सर्वेइंग, तो उसमें सैटेलाइट इमेजेस रखी जाती है। मान लो मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बन रही है, तो सबसे पहले उसकी सैटेलाइट से कार्टोग्राफी हुई होगी, फिर पता लगेगा यहाँ से रास्ता काटा होगा कि अच्छा यहाँ से हम ये रूट मैप बना सकते हैं। सरस्वती एंशिएंट रिवर है, उसका रूट हमें मिला कि हाँ सरस्वती है, घग्गर जो है इसके आगे निकल के जाती थी, तो कैसे मिला? सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू मिला। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आती है एक बात ऑर्बिट की। अब ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट क्या होता है कि एक रेगुलर रिपीटिंग पाथ होता है, ठीक है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटर स्पेस में लाई करता है। जैसे अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ का ऑर्बिट है, एक रेगुलर स्पेस है। ठीक है, जैसे अर्थ है वैसे ही जितनी भी बॉडीज है, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, गोल घूमने वाली बॉडीज हैं, उनके आसपास ये ऑर्बिट होता है, और जो सैटेलाइट्स हैं वो इसी ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्बिट्स जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, ये जियो, दिस इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे भी ऑर्बिट हो सकता है, और ऐसी भी सैटेलाइट्स होती है हमारे पास, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। एक पोलर सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, जो पोल टू पोल मूवमेंट है, पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, पोल टू पोल मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो सैटेलाइट्स जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सैटेलाइट ऑर्बिट ऐसे भी हो सकता है, ऑर्बिट ऐसे भी हो सकता है, ऑर्बिट ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है ऑर्बिट, लेकिन एक रेगुलर होगा, सर्कल में ही होगा, एक ही बॉडी के अराउंड वो ऑर्बिट घूमेगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं उन सबका एक रेगुलर ऑर्बिट है, लेकिन जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनका इरेगुलर ऑर्बिट होता है, क्योंकि उनकी जो शेप है वो रेगुलर गोल शेप नहीं होती। अर्थ की शेप क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? चपटी सी है, कैसे मतलब? उसको बोलते क्या है, मतलब कि शेप क्या है अर्थ की, तो हम क्या बोलेंगे उसको? कि अंडे जैसी शेप है, या चीकू जैसी शेप है, या लीची जैसी शेप है, या एप्पल जैसी शेप है, या ऑरेंज जैसी शेप है? आपने तो पढ़ी है ज्योग्राफी यार, नीचे ये चीजें बस पढ़ी थी, तब पढ़ी थी, दोबारा नहीं पढ़ी थी। क्यों? जो अच्छा लगता है बस वो पढ़ना है जो नहीं अच्छा लगता, और जो नहीं अच्छा लगता होता ना उसी से पेपर आता है। हाँ जी बताओ, ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, अर्थ की शेप क्या है? क्या हो गया इसको? यस, अमनीत कौर, सिमरनजीत कौर, एनी आइडिया अबाउट द शेप ऑफ अर्थ? जो हमारा अर्थ है वो, बिल्कुल ठीक बोला आपने, ऊपर और नीचे से थोड़ा फ्लैट है, और साइड से बल्ज है, मतलब कंप्लीट स्फेयर नहीं है। ठीक है, ना ही हम इसको एलिप्टिकल बोलेंगे, एलिप्ट होता है मतलब ये एलिप्स ऐसे, ना ही हम इसको ओवल बोलेंगे, अंडे जैसा। इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड। याद रखना, अर्थ की शेप इज जियोइड, विच इज फ्लैट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड बल्ज फ्रॉम द साइड, विच इज फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्जी एट द इक्वेटर। इक्वेटर ये लाइन जो कि अर्थ के बीच में से पास होके जाती है, सेम जैसे कि एप्पल होता है। एप्पल कंप्लीट स्फेयर नहीं होता, टॉप और बॉटम से थोड़ा फ्लैट होता है, जैसे ऑरेंज होता है साइड से बल्ज होता है, वैसे अर्थ की शेप होती है। लेकिन अर्थ की जो हमारी ऑर्बिट है उसकी शेप इज एलिप्टिकल। क्यों एलिप्टिकल है? उसके पीछे रीजन यही है कि साइड से ये बल्ज है यहाँ पे, इसकी वजह से ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट गोल नहीं है। चाहे ऑर्बिट हम ऐसे बना ले, चाहे ऐसे बना ले, चाहे ऐसे बना ले, कैसे भी बना ले ऑर्बिट,
ऑर्बिट सिर्फ सेंटर में नहीं बनेगा, किसी भी तरीके से बन सकता है, लेकिन एक रेगुलर एलिप्टिकल शेप होती है अर्थ के राउंड, और इसी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स जो है वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, अब सैटेलाइट जो है इसके अंदर क्यों घूमती जा रही है? सैटेलाइट में कोई इंजन तो लगा नहीं हुआ, सैटेलाइट में कोई बंदा तो बैठा नहीं है जिसने रेस दी हुई है, उसने रेस के ऊपर पैर रखा हुआ है या कोई पैडल मार रहा है और सैटेलाइट घूमती जा रही है, ऐसा तो है नहीं। इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती होगी। ठीक है, तो स्पेस में एक फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को स्ट्रेट लाइन में खींचती है। कोरोलिस फोर्स अलग चीज है। कोरोलिस कोरोलिस फोर्स तो ग्रेविटेशनल पुल की फोर्स होती है। ठीक है, वो ग्राउंड के ऊपर होती है कोरोलिस फोर्स, स्पेस में नहीं होती। ठीक है, तो स्पेस की अपनी एक फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को स्ट्रेट लाइन में एक्सर्ट करती है, फोर्स इन स्ट्रेट लाइन। बट अर्थ की भी अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जो हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, वेट क्या, हमारा वेट क्या होता है? वेट इज बेसिकली द फोर्स बाय विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग अस टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो हमारा वेट है। मास क्या होता है? मास इज हमारी बॉडी के अंदर जितना भी एंटायरली मास कंटेन्ड है, दैट इज मास। लेकिन वेट जो है, वेट एक तरह का फोर्स होता है, वेट इज फोर्स। ठीक है, प्रेशर जो कि अर्थ के ऊपर पड़ रहा है। अब यहां पे एक सैटेलाइट है, स्पेस जो है उसको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करवाने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन अर्थ जो है उसी बॉडी को अपने पास खींचने की टेंडेंसी रखता है। ये दो फोर्सेस के बीच की जो लॉकिंग होती है, उसकी वजह से कोई भी बॉडी जो है अर्थ के अराउंड गोल चक्कर काटती है। स्पेस की फोर्स से वो घूम रही है, लेकिन गोल क्यों घूम रही है? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एक तरफ से स्पेस ने पकड़ के रखा हुआ है, एक तरफ से अर्थ ने पकड़ के रखा हुआ है। और ऐसी फोर्स जो है सारी बॉडीज की होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ की नहीं है, सारी सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हमने मून पे कोई मिशन भेजना है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है। अर्थ की ऑर्बिट है, मून की ऑर्बिट है। अब हमने यहां से जब हम स्पेस लॉन्च करते हैं, ठीक है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। सबसे बेसिक चीज क्या होती है? लॉन्च व्हीकल। वो व्हीकल जो यहां से सैटेलाइट को लॉन्च करवाएगा। सैटेलाइट खुद तो ऊपर जाएगी नहीं, ठीक है, अब वो एक तरह से एक रॉकेट है। अब वो उसको हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स को, पीएसएलवी, जीएसएलवी। पीएसएलवी इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पोल्स तक लेके जाएगा। जीएसएलवी इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक लेके जाएगा। अभी रिसेंटली जो हमारे पास सबसे जो लेटेस्ट लॉन्च व्हीकल है, दैट इज जीएसएलवी मार्क 3। जीएसएलवी मार्क 3 जो है वर्ल्ड का लाइटेस्ट लॉन्च व्हीकल है, और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो उसको बार बार यूज कर सकते हैं। पुराने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते थे, वो ऊपर जाते थे, सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ते थे और डिस्ट्रॉय हो जाते थे लॉन्च व्हीकल। हमारा वन टाइम यूज हुआ ना, खर्चा होता था ज्यादा। अब जीएसएलवी मार्क 3 ऊपर जाता, सैटेलाइट छोड़ के वापस आ जाता। ठीक है, तो अर्थ से ऐसे एक सैटेलाइट लॉन्च हुई, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो उसको अर्थ के ऑर्बिट में ले आया। अब अर्थ के ऑर्बिट में जब सैटेलाइट आई तो उसने अर्थ के अराउंड घूमना शुरू कर दिया। अगर हम बोलें कि एक सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, तो वो यहीं तक ही आएगी बस। अब वो अर्थ के अराउंड घूमती रहेगी। जितनी भी ये नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, वो सारी अर्थ के अराउंड घूम रही है, अर्थ की इमेजेस ले रही है टाइम टू टाइम। ठीक है, अब अगर हमने मून पे मिशन भेजना है, अब फर्स्ट स्टेज क्या था? लॉन्च व्हीकल। अब सेकंड स्टेज क्या होगा? ऑर्बिटर। अब ऑर्बिटर क्या करेगा? इसको इसके ऑर्बिट से बाहर भेजेगा, और एकदम नहीं भेजता। ये सैटेलाइट है, पहले ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आती जाएगी, फिर ऐसे आती जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, आप यहाँ पे बाइक में बैठे हुए हो, आपको बाइक की रेस देने की जरूरत नहीं है, खुद घूमता रहेगा ना, बाइक खुद घूमती रहेगी। लेकिन जब बाइक यहां पहुंची, थोड़ा और मैं साफ बनाता हूं, अब यहां आप घूम रहे हो, जब आपकी बाइक यहां पहुंची तो आपने बाइक को रेस दी, तो वो थोड़ा सा ऑर्बिट से बाहर हो गई, फिर रेस छोड़ दी, फिर ऐसे घूम के आई, जब यहां आई आपने फिर रेस दी, फिर वो थोड़ा सा बाहर आ गई, फिर ऐसे घूम के आई, फिर रेस दी, फिर थोड़ा बाहर आ गई। एक लेवल आएगा कि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चली जाएगी और मून के ऑर्बिट में आ जाएगी।
सेम। फिर उसके बाद वो मून के ऑर्बिट में एंटर कर गई। अब मून के ऑर्बिट में एंटर कर गई तो उसने मून के राउंड घूमना शुरू कर दिया। ये काम किसका होता है? इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटर। पहला होता है लॉन्च व्हीकल, दूसरा होता है ऑर्बिटर, जो कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाता है सैटेलाइट को। जब सैटेलाइट इसके ऑर्बिट में आ गई तो मून की अपनी ग्रेविटेशनल पुल है, वो उसको अट्रैक्ट करेगी, वो उसके राउंड घूमना शुरू कर देगी, इसके राउंड घूमती रहेगी सैटेलाइट। अगर अब उस मून को सिर्फ ऑब्जर्व करना है तो बस ऑर्बिट में रहेगी सैटेलाइट, ऑब्जर्व करेगी। अब उसने मून के सरफेस पे लैंड करना तो थर्ड स्टेज आता है फिर लैंडर, उसको लैंड करवाएगा। ऑर्बिट जो है उसके बीच में से मॉड्यूल निकलेगा, वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, वो नीचे आएगा, वो मून के ऊपर लैंड करेगा। उसके बाद फोर्थ जो होता है रोवर, जो लैंडर के बीच में से बाहर निकलेगा, जो उसका मेन काम होगा, जिसके अंदर सारे पेलोड्स होंगे, इसको पेलोड बोलते हैं हम। ठीक है, रोवर के बीच में पेलोड्स होते हैं, जो बेसिकली सारी सैटेलाइट्स हैं, जो सारे सेंसर्स हैं, जो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो इधर अर्थ के साथ कम्युनिकेट करेंगे कंटिन्यूअसली, मार्स और मून और अर्थ के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये सारी इसके पीछे बेसिक सी साइंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी के पीछे कुछ बेसिक सी चीजें बस। सैटेलाइट पता होनी चाहिए आपको क्या है, ऑर्बिट पता होना चाहिए क्या है, ऑर्बिट की शेप क्या होती है, ऑर्बिट में मूवमेंट कैसे होती है, बस ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद सारे फैक्ट्स हैं बस। फैक्ट में आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं। अभी इंडिया के कुछ मेजर मिशंस जैसे कि नविक पढ़ेंगे, निसार पढ़ेंगे, आदित्य L1 पढ़ेंगे, चंद्रयान 3 पढ़ चुके हैं हम, वैसे पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे। और गगनयान अभी हमारा अपकमिंग मिशन है, और जितने भी अपकमिंग मिशन होंगे वो सारे पढ़ेंगे हम। वीनस के लिए हमारा मिशन अभी पेंडिंग है, एक डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन पेंडिंग है। ठीक है, निसार जो है वो हमारा यूएस के साथ है, वो अपर्चर रडार है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति जो है हमारी एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, जैसे मैंने आपको बताया स्पाइंग सैटेलाइट्स होती है। अब मान लो किसी और कंट्री ने हमारे ऊपर स्पाई करने के लिए सैटेलाइट लगाई है, ठीक है, तो वो शक्ति मिसाइल जो है वो सैटेलाइट्स को स्पेस में जाकर डिस्ट्रॉय कर देती है। और एक हमारा सिस्टम है नेत्रा, नेत्रा भी रडार है। नेत्रा जो है वो अगर स्पेस से कोई भी डेब्री, डेब्री मतलब कोई मलबा अर्थ के ऊपर गिर रहा है तो वो पहले उसको डिटेक्ट कर लेता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, और वो सैटेलाइट छोड़ता है, वो हवा में डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे आयरन डोम होता है ना, पता है आयरन डोम, जैसे ईरान का, इंडिया के पास भी आयरन डोम क्या है, अगर कोई भी इनकमिंग सैटेलाइट आएगी तो वो ऑटोमेटिकली सैटेलाइट लॉन्च कर देगा और सैटेलाइट को हवा में ही उड़ा देगा। वैसे ही नेत्रा सिस्टम है, कोई भी डेब्री आ रही है, कोई भी मलबा आ रहा है, स्पेस से गिर रहा है, मान लो स्पेस में हमारे पास कोई सैटेलाइट है, वो स्पेस में डिस्ट्रॉय हो गई, अब वो अर्थ के ऊपर गिर रही है, तो वो इंडिया का सिस्टम है नेत्रा, अगर इंडिया के ऊपर कोई भी डेब्री गिर रहा है तो। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जैसे स्पेस में लेबोरेटरीज बनाई जाती है, दैट इज बेसिकली सैटेलाइट ओनली, लेकिन वो बहुत बड़ी सैटेलाइट होगी, वो अर्थ के राउंड घूम रही है, वो एक लेबोरेटरी है जो अर्थ के राउंड घूम रही है। वहां पे ह्यूमंस जाते हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं वो 6-6 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगा के आते हैं, आईएसएस में। अभी चाइना जो अपना अलग से एक स्पेस स्टेशन बना रहा है। ठीक है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ सैटेलाइट्स में, स्पेस स्टेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, तो बाकी मंडे से इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ डाउट है यहां तक तो बताओ, क्लियर है, इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट?